हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है तो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल घबरा गए कि सर वो 2 बार एग्जाम क्यों नहीं हुआ। 2 बार एग्जाम होता तो ड्रॉपर्स के लिए बहुत अच्छा होता, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। अभी अगर 1 बार एग्जाम होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमारे लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। तो इस सब बातों के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो चुकी है। तो अभी आप ये सब चिंता नहीं करके एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, और कैसे नीट एग्जाम क्रैक करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, ये सब में अभी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जो होना था वो हो गया, वो शायद 2 बार करते तो अच्छा होता, आप नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। अभी लेकिन कैसे प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, उसके लिए चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर टाइम टेबल किस तरह का से बनाएं और स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए नीट के लिए, किस किस तरीके की बुक्स हमें पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी के अलावा और कौन से बुक हमें चाहिए। तो सारा जो चीज़ है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप चलिए बढ़ते रहिए, हम सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा YouTube चैनल का पेज है, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर बजाना, ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट वगैरह मिले। और हम बहुत अच्छे कंटेंट वगैरह बनाते हैं, तो आपको वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, वो एलन की स्टडी मटेरियल की जो सोल्यूशन है वो भी निकाल के ला रहे हैं। इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग के जितने भी आपको एक्सरसाइज वगैरह, यहाँ पर अभी सोल्यूशन का एक्सरसाइज चल रहा है, तो एलन की मटेरियल की भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, एलन की मटेरियल की पीडीएफ भी मिलेगा आपको, और उसके साथ साथ आपको जो हैंड रिटन नोट होते हैं एलन के वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि आपको भी ईजी हो और बेनिफिट मिले और दूसरों को भी बेनिफिट मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से तैयारी होना चाहिए, कौन से बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, और किस तरीके से आप ये नीट जैसे एग्जाम को, ऑल इंडिया नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट जो होती है, पहले तो ये बात आप खुद से पूछिए कि एक्चुअली आप नीट एग्जाम देना क्यों चाहते हैं। नीट एग्जाम जो है ये आप क्यों देना चाहते हैं, क्यों आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, और ये मेडिकल प्रोफेशन आपको क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, पहले ये आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, ताकि आप खुद जान सके कि नहीं, एक्चुअली इस वजह से मैं देना चाहता हूँ, कि इस वजह से मुझे मेडिकल प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि घर पे बोल दिए कि चलो मेडिकल प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई रिलेटिव है वो डॉक्टर है, ऐसा नहीं कि घर पे 7-8 डॉक्टर हैं तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से बातें नहीं होती है। तो आप अपने आप से पूछिए कि एक्चुअली आप में डॉक्टर बनना है, आप में वो जुनून है, आप में वो जोश है, तो ही आप इस तरीके की एग्जाम के लिए बैठे, नहीं तो फिर आपका 1 साल वेस्ट होता है, तो वो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो साल 2 साल 3 साल वेस्ट बिना करके, अगर आप में इतना पोटेंशियल नहीं है, आपका उतना जुनून नहीं है, आपका पैशन नहीं है मेडिकल और डॉक्टर बनना आपका पैशन नहीं है, तो इसमें मत घुसिए। ठीक है, नॉर्मल जो भी हो रहा है उसमें हो के आप निकलिए। तो इस तरीके के एग्जाम जो होता है बहुत टफ होता है, ऑल इंडिया लेवल में 15 लाख के करीब बच्चे देते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल सच में नीट और एम्स देना है, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप काबिल हैं, और क्या उस तरीके की हिम्मत आप रखते हैं, ताकि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, मैं तो ये बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर देन बिहेव लाइक ए डॉक्टर। ठीक है, तो अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एक डॉक्टर तरीके की तरह ही बिहेव करना चाहिए, तो उसकी तरह लाइफ जीना चाहिए। तो क्या आप डॉक्टर का लाइफ जी सकते हैं? दिन में 24 घंटे काम करना होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है, आपको बहुत डाउन टू अर्थ रहना पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होता है। तो अगर आप कर सकते हैं, आप में वो पैशन है, जुनून है, तो फिर ठीक है। चलिए, तो कैसे आप वो क्वालिफाई करेंगे नीट एग्जाम, उसके बारे में बात करते हैं। अब अप्रोच फॉर 2019 अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। तो पहली बात है कि आप अभी किस स्टैंडर्ड में हैं। आप 3 स्टैंडर्ड में हो सकते हैं, 3 कैटेगरी में आप आ सकते हैं। एक है 12th ऑन गोइंग, दूसरा है जस्ट 12th आपने इसी साल पास किया है,
तीसरा एक्सपीरियंस प्लेयर है आप, या तो आप 1 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले अपने आप की कैटेगरी को समझें, आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से क्या कीजिए, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कोई अगर 12th ऑनगोइंग है तो उसके वो अपने हिसाब से उसी तरह से चले कि मुझे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना है, मुझे 11th भी खत्म करना है, 12th का बोर्ड भी देना है, तो उस तरीके से आपको अपना माइंडसेट खड़ा करना होगा। तो उसी तरह जो 12th पास ऑलरेडी कर चुके हैं वो नहीं सोचना चाहिए कि यार 12th तो हो गया, अभी 1-2 साल प्रिपरेशन करेंगे, टाइम बहुत है। तो वो अपनी उसके हिसाब से अपना माइंड सेट करना चाहिए कि भाई 12th हो गया, अब खत्म हो गया, बच्चे 12th के साथ ही कर लेते हैं, मैं तो 12th के साथ कर नहीं पाया, तो अभी जो भी कुछ होके मुझे इसी साल ही निकलना है। तो इस तरीके के माइंडसेट आप में लाना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो होते हैं उनका ये होता है कि उनके पास एक्सपीरियंस तो लोग है, लेकिन उनको डर होता है कि यार पिछले साल नहीं हुआ तो शायद इस बार भी नहीं हुआ, पिछले 2 साल में नहीं हुआ तो शायद इस बार भी नहीं हुआ। तो इस डर की वजह से क्या होता है, वो पीछे छूटते चले जाते हैं। तो वो डर को काबू करना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सको। और आप कोई मेडिकल प्रिपरेशन कोई एक बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। होता है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है हर साल, 60,000 से एक बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब सिलेक्ट तो होते हैं लड़के, और जो भी बच्चे होते हैं सिलेक्ट होते हैं, तो आप भी हो सकते हो। लेकिन उसी तरह का माइंडसेट आप में होना चाहिए, उसी तरह का जुनून आप में होना चाहिए, उसी तरह का जोश आप में होना चाहिए, जिसकी वजह से आप डॉक्टर बन सको। देखिए सिर्फ पढ़ाई होने से डॉक्टर नहीं बनते, ठीक है। बहुत सारे आप हर मतलब जितने बच्चे 12th देते हैं उनमें से सारे बच्चे थोड़ी बनते हैं, नहीं बनते, क्योंकि उसी मेडिकल के जो मेडिकल एग्जाम होता है 12th के बाद, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। आप अपने आप खुद को उसी तरह का बनाना पड़ता है, उसी तरह से मोल्ड करना पड़ता है, ताकि उस एग्जाम में आप बैठ सके और उस एग्जाम में आप क्वालिफाई करके आगे जा सके, ठीक है। तो पहली तो ये है, आप अपना प्रोफाइल पहचाने और उसी प्रोफाइल के हिसाब से अपना एक माइंडसेट बनाइए कि नहीं, मुझे इस तरीके से क्वालिफाई करना है। मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं पीछे रह गया, जो 2-3 बार प्रिपरेशन कर चुके हैं वो मेरे से आगे निकल गए। ऐसा नहीं कि मैं 12th खत्म हो गया अब तो मैं बिल्कुल ऐस करूंगा, देखूंगा 1-2 साल में कर ही लूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है माइंडसेट। आपको मतलब दिमाग में ये बैठाना चाहिए कि भाई सिलेक्शन होना है, मतलब सिलेक्शन होना है और अभी होना है, और आज ही से पढ़ूंगा तो जाके इस बार सिलेक्शन हो पाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नीट 2019 जो है वो 5 मई को एग्जाम है, ठीक है। और रिजल्ट जो आ जाएगा वो 5 जून को होगा। और एग्जाम आपको पता ही है पेन पेपर मोड नहीं होगा। तो जो चल रहा था कि सब बकवास की बातें कि भाई 2 बार एग्जाम करेंगे, ऑनलाइन होगा, और बहुत सारी जगह पर ऑनलाइन एग्जाम के लिए सेंटर वगैरह खोले जाएंगे, तो ये सब अभी गवर्नमेंट की मतलब हैसियत में नहीं है। हमारा गवर्नमेंट इतना भी मतलब क्या डिजिटलाइज नहीं होगा कि आपको मतलब ऑनलाइन एग्जाम करवा के दे देगा, ठीक है। तो वो तो आप गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, छोड़ो उस बारे में। तो जो भी है पेन पेपर मोड जैसे पिछले साल होते थे उसी तरह की एग्ज़ाम होगा इस बार। तो कोई चेंजेस भी नहीं है, जो भी जैसे जिस तरीके से 4-5 साल से होता आ रहा है उसी तरह ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, पहला होता है बिगिनिंग कैसे करें। तो पहली बात यह है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च तो करना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात है डू ए लिटिल रिसर्च ऑन योर ओन अबाउट द बुक लिस्ट एंड पैटर्न। तो पहली बात यह है कि आप थोड़ा सा अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए कि भाई किस तरीका का बुक फॉलो करना चाहिए, किस तरीके के पैटर्न आता है क्वेश्चन, किस पकड़ लो जैसे यूनिट डायमेंशन हो गया, जैसे कि आपका मैकेनिक्स हो गया, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। आप जो 11th में पढ़े हो या फिर 12th में पढ़े हो तो उससे नहीं हुआ, इसीलिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो देखो कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है और मैं किस तरीके का पढ़ रहा हूँ। तो ये अपने हिसाब से अपना का थोड़ा सा अगर रिसर्च करोगे तो आप में एक आउट नॉलेज आएगी कि नहीं यार इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके के पैटर्न इस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं जो कि बोर्ड से बिल्कुल अलग है, ताकि आपको एक खुद का नॉलेज हो कि नहीं यार मैं जो एग्जाम दे रहा हूँ वो एग्जाम मेरे से ये चीज मांगते हैं, ठीक है। दूसरी बात जानने के लिए कि आपको किस तरीके का प्रिपरेशन करना चाहिए, एक्चुअली बच्चे कैसे सिलेक्ट होते हैं, वो क्या पढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो टॉपर होते हैं उनकी इंटरव्यू वगैरह देखें। यूट्यूब अगर यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो
तो उसमें टॉपर की इंटरव्यू वगैरह देखो एक्चुअली वो कैसे करते हैं। आप ही जैसे आपके जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल 11th-12th खत्म हुआ, आप सिलेक्ट हो गए, डायरेक्ट नीट और एम्स में बिल्कुल सिंगल डिजिट रैंक लेके चले आते हैं, ठीक है। वो कोई मतलब महान आदमी नहीं थे, ना ही कोई मतलब आइंस्टाइन वगैरह थे, नॉर्मली बच्चे थे, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल पर्टिकुलर सर्टेन वे में उनका एक कंटिन्यू किया स्टडी और उसके साथ साथ उनका सिलेक्शन हो गया। तो उनका जो स्ट्रेटेजी वगैरह है आप देखिए, उससे अपना कुछ मोटिवेट करके खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए, ठीक है। फिगर आउट इफ यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन और नॉट। नेक्स्ट है आपका, मैं ये बोलता हूँ अगर आप प्रिपरेशन खुद से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये देखिए। ये बात मैं बोल रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी 12th पास कर चुके हैं। तो अगर आप 11th-12th खत्म कर चुके हैं तो फिर आप देखिए कि आपको एक्चुअली में कोचिंग चाहिए कि कोचिंग नहीं चाहिए। अगर आप खुद से प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकते हो नो प्रॉब्लम। अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर आप कोचिंग लीजिए, और कोचिंग में जो जिस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो वो उस तरीके से कीजिए। तो फिगर आउट इफ यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन और नॉट। इफ यस देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन as soon as possible and consume your maximum time towards goal। तो अगर आप प्रिपरेशन खुद से कर सकते हैं तो फिर सही है। तो अगर आप प्रिपरेशन खुद से कर सकते हैं तो जितना भी आपका टाइम है वो आप अपने गोल की तरफ कंज्यूम कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम टुवर्ड्स योर गोल। नहीं तो फिर आप सोचेंगे कि मैं घर पे रह के प्रिपरेशन कर लूंगा, अब तो सब कुछ पढ़ा हुआ हूँ, 1-2 साल तो ऑलरेडी कोचिंग ले चुका हूँ, घर पे रहूंगा। तो ऐसा नहीं होता घर पे रह के, लेकिन आपको टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। घर पे रह के आप वीडियो गेम खेलने लगे, यूट्यूब का एक वीडियो देखते देखते बिल्कुल 4 घंटे तक वीडियो देखने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, आपका जो भी मैक्सिमम टाइम है आप वो क्या करो, यूज करो पढ़ाई में, ताकि आपका जो मोटो है, जो गोल है, वो आप अचीव कर सको। देन इफ नो, अगर आप प्रिपरेशन खुद से नहीं कर सकते, देन स्टार्ट सर्चिंग फॉर बेटर टीचर। तो एक अच्छा सा टीचर ढूंढ लीजिए, या तो फिर कोई एक अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट, या तो फिर कोई एक जो भी कोचिंग सेंटर वगैरह आपके एरिया में है आप वो ढूंढ लीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है। तो कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट अगर आपके आसपास में अच्छा वाला है तो वो भी सही है, अगर नहीं है तो फिर आप कोटा वगैरह के लिए अगर आप जा सकते हो, आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो आप जाइए। लेकिन वहाँ पे जाके सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होता, सिर्फ वो अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेने से कुछ नहीं होता। आपको प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करना पड़ता है, आपका सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि अभी जब डेट आ गया है अब इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। मेक ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है आपको एक ग्रुप स्टडी करना चाहिए। ये जो टाइप का एग्जाम होती है, आप अकेले अगर एग्जाम में फंस गए तो आपको डिप्रेशन आ जाएगा। तो पहली बात ये है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाइए, ताकि वो आपको मतलब मदद कर सके कि यार इस टाइप के एग्जाम में किस तरीके से क्या कुछ करना है। अगर ग्रुप स्टडी करते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं है, आपको फिजिक्स आता है तो आप दूसरों को फिजिक्स समझाए, दूसरों को केमिस्ट्री आता है तो आपको केमिस्ट्री समझा देगा। आपस में थोड़ा सा कंपटीशन भी लाइए, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये इजी होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो नीट 2019 का एग्जाम होगा तो ये तो कंडक्ट करेगा एनटीए ही कंडक्ट करता है, इसमें थोड़ा सा गलत लिखते हैं सीबीएसई, एनटीए कंडक्ट करेगा। तो मोड ऑफ एग्जाम तो ऑफलाइन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही होगा। टाइम लिमिट वही 3 आवर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 क्वेश्चन पर मार्क 4 मार्क का होता है, तो मैक्सिमम आपका 720 मार्क का क्वेश्चन आएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, और अनअटेंड के लिए 0 होता है। तो कोर्स इसी नीट एग्जाम से आपको एमबीबीएस की कोर्स मिलेगा, एबीडीएस का मिलेगा और आयुष का भी कोर्स मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है। मैक्सिमम जितने भी मेडिकल लाइन में जो भी होते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस के लिए आपको नीट ही देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको 3 घंटा का टाइम मिलता है। जो भी प्रिपरेशन आप साल भर में करोगे वो 3 घंटे के में ही आपको दिखाना है कि यार इस साल भर का प्रिपरेशन का क्या निकला। 3 घंटे में ही पता चल जाएगा आप क्या किए थे और क्या नहीं किए थे, ठीक है। तो चलिए ये सब तो आपको पता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी, द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या तो फिर कोई भी प्री मेडिकल एग्जाम देना है आपको, नीट देना है, एम्स देना है, जिपर देना है, या फिर बायोलॉजी बेस्ड आपका कोई भी एग्जाम है, ठीक है। आप आईसीआर दे रहे हो, एग्रीकल्चर का एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो, एनसीईआरटी तो मस्ट, ठीक है। एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2019 must keep in mind that NCERT books of the class 11 and 12 should be considered as the Bible for each section, ठीक है। तो इसको बाइबल बोलते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप ग्रंथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ग्रंथ है या तो फिर वेद है, ठीक है। हमारे सर बोलते थे कि ये वेद है, मैं भी बच्चों को बोलता हूँ कि यार ये एनसीईआरटी आपका वेद है, ठीक है। तो ये बिल्कुल
जितने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एनसीईआरटी है ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी आप करो लेकिन एनसीईआरटी तो मस्ट, पहले आप एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप दूसरे कुछ भी चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बुक लिस्ट क्या क्या, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके के बुक आप पढ़ोगे। तो पहली बात ये है कि फिजिक्स के लिए तो वही एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 और क्लास 12। तो दूसरी बात ये है कि आप एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर होता है वो भी एक मिलता है, वो आप सॉल्व कीजिए। और मैं तो बोलूंगा कि इन दोनों के अलावा आप जो भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं उस कोचिंग की मटेरियल ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दे रखे हैं कि आप एच सी वर्मा कर सकते हैं या तो फिर डीसी पांडे कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनकी कोई जरूरत नहीं होती, एच सी वर्मा की भी जरूरत नहीं। अगर आप जेई की प्रिपरेशन करते हो तो एच सी वर्मा जरूरत होती है। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का फिजिक्स का जो भी थ्योरी वगैरह है क्वेश्चन अगर नहीं करते तो फिर चलेगा, लेकिन एग्जाम्पलर फिजिक्स का सारे क्वेश्चन कीजिए। और जो भी आप पढ़ रहे हो जिस कोचिंग में इंस्टीट्यूट में, तो उसके मटेरियल सॉल्व कर लेना। मैं एलन का मटेरियल पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छी होती है। तो आप एलन की मटेरियल सॉल्व करते हो तो अच्छा है, रेजोनेंस की करते हो तो अच्छा है, या तो फिर आकाश की करते हो तो अच्छा है। कोई भी एक मटेरियल आपका बिल्कुल कंप्लीट पूरी तरह से सॉल्व होना चाहिए। इससे ज्यादा बुक्स नहीं चाहिए होता है, और इससे ज्यादा बुक्स पढ़ने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं होगा। नेक्स्ट, केमिस्ट्री के लिए वही एनसीईआरटी केमिस्ट्री 11th 12th का। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस करना है तो आप ओपी टंडन का बुक ले सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए इनऑर्गेनिक के लिए बीके जायसवाल बहुत अच्छा बुक है। ऑर्गेनिक के लिए एमएस चौहान बहुत अच्छी बुक है, मैं ये बुक खुद पढ़ा हुआ हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। और ये फिजिकल के लिए एन अवस्थी, तो आप ये कर सकते हैं। उसी तरह उसका भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना, और जो भी आप कोचिंग की मॉड्यूल है वो आप बिल्कुल जरूर सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नीट 2019 फॉर बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए बुक तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और दूसरा कोचिंग का कुछ बुक है तो सर पढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ देख लीजिए, लेकिन मटेरियल वगैरह इतना रटने की जरूरत नहीं होती है आपको। लेकिन एनसीईआरटी पूरा रटा हुआ होना चाहिए बायोलॉजी के लिए, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, हर चीज आपको रटा होना चाहिए, ताकि आपको बायोलॉजी जो भी क्वेश्चन आए आपको याद है यार, इस यहाँ से क्वेश्चन आया है, इस लाइन से क्वेश्चन आए, या फिर इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आए। और डायग्राम जितने भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो आपको सबको याद रखना होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो सबसे बुक अच्छा होता है तो एनसीईआरटी एट फिंगरप्रिंट्स, ये मैंने खुद बच्चों को प्रिफर करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा बुक है, आप बिल्कुल एनसीईआरटी के जितने भी पैराग्राफ लाइन बाय लाइन उसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। या तो फिर दूसरा एक बुक होता है डॉक्टर अली, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है, आप वो भी चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो होती है प्रैक्टिस, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। आप पढ़ लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो नहीं मतलब जरूरी चाहिए। तो नॉलेज गेन बाय रीडिंग इज पुट टू टेस्ट इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो जितने भी आप एक साल में पढ़ोगे वो 3 घंटे की जो टाइम होती है उसमें आपकी टेस्ट हो जाएगी। उस 3 घंटे में आपका जितना नॉलेज है सारा का सारा उस टेबल पे लाके रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हो तो इतना ज्यादा टेंस में नहीं आओगे, नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं एग्जाम के टाइम, ठीक है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हैबिचुअल हो जाएगा वो, तो आपके एग्जाम के टाइम पे आपको इतना डिप्रेशन में नहीं आओगे, ना ही एंजाइटी आपको फील होगा, ठीक है। तो आप जितना कुछ पढ़े होगे अपने हिसाब से पूरा 100% आप वो टेबल के ऊपर उस दिन प्रोवाइड कर सकोगे। नहीं तो फिर बच्चे क्या करते हैं उस टाइम पे इतने प्रेशर में कोलैप्स कर जाते हैं। सो प्रैक्टिस इन सिमुलेटेड एनवायरनमेंट एंड टाइम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ये 11th बच्चों के लिए और जो 12th ऑनगोइंग बच्चे हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनको 12th भी खत्म करना होता है और 11th का पार्ट भी खत्म करना होता है, बोर्ड भी देना होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट रहता है, उसी के अंदर आपको सब कुछ खत्म करना होता है। तो प्रैक्टिस एक इस तरह का प्रैक्टिस होना चाहिए कि नहीं यार 2 महीने बाकी रहेगा अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। तो जो भी है आप अभी जो भी आप कोचिंग में पढ़ रहे होंगे उसका जो टेस्ट सीरीज वगैरह होता होगा उसमें तो मतलब 60% कोर्स मतलब जब चल रहा है उसी से आ रहा होगा, और जो बैक पोर्शन होता है उसमें से 40% क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप भी क्या करिए, बिल्कुल धीरे धीरे करके सब कुछ एक साथ ही प्रिपरेशन करते चलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होता है ताकि वो चीज याद रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है, आप अगर कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं तो इजी है, नहीं तो फिर अगर आप घर पे प्रिपरेशन करते हैं
या फिर कोई लोकल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं, तो आपको एक अच्छा टेस्ट नहीं मिलता, आप वहाँ पे खुद अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हो वो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन में ऑफलाइन जो भी आप ज्वाइन, तो बोलूँगा कि ऑफलाइन तो दूर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही कर लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। और वो जो ऑनलाइन एग्जाम होता है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली जो भी जितने टाइम पर होता है, जिस दिन होता है वो आप देते चलिए, उसमें जो गलतियाँ होती है वो आप चेक कीजिए। इवेल्युएट योरसेल्फ वेयर यू फेल्ड इन दीज टेस्ट, ओके। तो ये है चीजें। अब आगे चलते हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए अभी आपका अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर आने वाला है, तो मई में एग्जाम होगा, तो करीब 9 मंथ बाकी रह गए, ठीक है। तो पहले तो 6 मंथ आप कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपका एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं या फिर मटेरियल जो भी, वो 6 महीने में जरूर आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद जब आप जनवरी से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम फॉर्म वगैरह भर जाएगा, तो लास्ट 3 मंथ आप रिविजन और प्रैक्टिस के लिए देखिए, ठीक है। तो ये 6 और 3 मंथ चला गया, तो 9 मंथ है अभी 2019 के लिए बाकी है। तो ये जो 9 मंथ है आप इसको 2 स्लॉट में डिवाइड करिए कि भाई इस 6 मंथ में जितना भी हो सकूँगा मेरा कंप्लीट सिलेबस करना है, सिलेबस को पूरी तरह से। एक ऐसा नहीं कि इस चैप्टर मुझे नहीं आता मैं इसको छोड़ दूँ। ये मतलब मेडिकल एग्जाम जो नीट होता है, इस टाइप का एक एग्जाम होती है कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, 3-4 चैप्टर क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन एक चैप्टर का अगर आपकी तरफ से छूट गया तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, ये आपके लिए डेट्रीमेंटल साबित होगा। तो आप ये दिमाग में रखिए कि हर एक चैप्टर को मुझे खत्म करके जाना है अच्छी तरह से। बिल्कुल वहाँ पे नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आप पढ़ के जाए ताकि आपका एक तो सेटिस्फेक्शन आए कि यार मैं सब कुछ पढ़ा हुआ। नहीं तो फिर 2-3 चैप्टर छोड़े हुए होते हैं तो डर रह जाता है कि यार ये छोड़ दिया शायद क्वेश्चन आ जाए, तो आप देखो कि शायद नहीं, वही क्वेश्चन नहीं आएगा उसी चैप्टर से, आप छोड़ के आओगे। और वो अगर जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन आप दूसरा भी छोड़ के आओगे। तो इस तरीके से एक अच्छा सा टाइम टेबल आप फिट कीजिए दिमाग के माइंड में, आपके माइंड में कि भाई जो भी हो मुझे 6 महीने में कोर्स ही खत्म करना है और 3 मंथ में मुझे अपना प्रैक्टिस वगैरह करना है, ठीक है। अब पर्सनल टाइम टेबल, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर पर्सनल टाइम टेबल हमारे लिए थोड़ा बना दीजिए, मैं इस टाइम पे कोचिंग जाता हूँ, मेरा इस टाइम पे कॉलेज है। तो देखिए ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है। आप मुझे सोचेंगे कि यार वीडियो यहाँ तक देखा सर एक टाइम टेबल नहीं बना के दे रहे। तो देखिए हर एक किसी का अलग अलग किस्म का स्लीप एक साइकिल होता है, अलग अलग का एक्सपीरियंस होती है। आप सुबह 7 बजे उठते होंगे, कोई सुबह 4 बजे उठता होगा, कोई दिन में 8 बजे उठता होगा, कोई रात को 2 बजे पढ़ता होगा, कोई दिन रात को 10 बजे सो जाता होगा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग हैबिट होता है। तो इसके हिसाब से आप कुछ नया कीजिए, ट्राई समथिंग न्यू, ताकि आपका टाइम बचे और उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो कोचिंग में ही चला जाता है 7-8 घंटा, तो कैसे क्या करें। तो कुछ इससे ऐसा कीजिए जो कोई नहीं करता होगा, तो वो एक टैक्टिक्स जो आएगा, वो जो स्ट्रेटेजी आएगा, वो आपको आगे लेके जाएगा और आपका रैंक वो लेके आएगा, एक ऐसा रैंक जो दुनिया देखेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, बी रेस्पेक्टफुल, लिसन टू सुपरविजन। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका मतलब नहीं कि आप बड़े से तोप मार दिए, ठीक है। अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है आपका, तो ऐसा लोग सोचते हैं। बहुत सारी जगह में मैंने देखा है, बच्चा अगर मेडिकल प्रिपरेशन करता है तो वहां पर उस सोसाइटी में उसका मतलब एक इम्पोर्टेंस आता है, सब अच्छी तरह से बातें करते हैं कि बेटा आगे जाके डॉक्टर बनेगा। तो ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल ग्रांट में ले लें, ठीक है। तो सबको रेस्पेक्ट कीजिए, और जो भी टीचर बोल रहे हैं या फिर जो भी आपके जो सुपरविजन कर रहे हैं, तो उनका जो एडवाइस है आप मानिए, उस हिसाब से चलिए ताकि आपको आगे जाके बेनिफिट मिले। नेक्स्ट, बी काइंड, बी सेफ, बी रिस्पेक्टफुल। तो जो भी दूसरे हैं उनके लिए काइंड रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बी सेफ। आप अगर गाड़ी वगैरह यूज करते हैं, बाइक वगैरह यूज करते हैं, तो बिल्कुल धीरे धीरे देख के चलाइए, ताकि अगर इस साल आपके कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो आपका 3-4 महीने तो ऐसे भी चला गया, तो आपका सिलेक्शन होने की चांसेस कम हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट भी ये होती है, आपकी बॉडी को आपको क्या रखना है, सेफ रखना है, ताकि आप एग्जाम दे सको। अगर एग्जाम देने के बाद कुछ होना है, तो अगर बीच में ही 3-4 महीने कहीं चला गया, आपको कुछ मलेरिया हो गया या जॉन्डिस हो गया, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। 2-3 महीने तो उसी में ही चला जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छा खाना खाइए और अच्छी एनवायरनमेंट में रहिए, और बिल्कुल हाइजीन रखिए अपने एनवायरनमेंट को, तो आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और भी रेस्पेक्टफुल, अपने टीचर जो है, अपने मेंटर जो है, उनके प्रति रेस्पेक्टफुल रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इतना ही था, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करके हम खत्म करते हैं। ओके।